गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रिय विद्यार्थियों। आप घर की याद कविता पढ़ रहे हैं। तो वाणी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित इस कविता में आपने पढ़ा है कि जेल में रहते हुए कवि को अपने घर और परिजनों की जो याद आती है उसके कारण वह बहुत ज़्यादा विचलित हो रहा है। और ये उस समय का वर्णन है बेटा, जब कवि जेल में बंद है। स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के कारण उसको जेल में बंद कर दिया गया है। तो वह जेल में बंद है तो घर वाले जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उस समय उसको अपने घर की यादें आ रही हैं। और इसमें आपने कल पढ़ा था बेटा पहले पार्ट में कि बादलों से निरंतर पानी बरस रहा है, बादल खूब वर्षा कर रहे हैं और रात भर वर्षा होती रही है। जैसे जैसे वर्षा होती रही वैसे वैसे कवि के प्राण और मन भी संवेदनशील होते चले गए। उसके मन में घर की स्मृतियाँ गिरती चली जा रही थी। यद्यपि अत्यधिक पानी बरस रहा था, लेकिन कवि की आंखों के सामने उसका अपना घर तैर रहा था। बार बार उसका घर उसके आंखों के सामने आ रहा था। वह घर कवि से बहुत दूर है और खुशियों से भरा हुआ है। भाव यह है कि कवि के जेल प्रवास के दिनों में जब भयंकर वर्षा होती है तो कवि को अपने घर की याद आती है और उसका मन भर आता है। आगे ये बताया कि उसके परिवार में कौन कौन है। लगातार वर्षा होने से जेल में बैठे कवि को घर की याद आती है। अपने भाई बहनों को याद करके कवि व्याकुल हो उठता है और कहता है कि मेरे घर में 4 भाई और 4 बहन हैं। 4 बहन और 4 भाई हैं। मेरी बहन का विवाह हो चुका है, लेकिन वह अब मायके आई हुई है। हालांकि मेरी बहन अपने पिता के घर आई है, लेकिन मुझे लगता है कि वह दुख के घर में आ गई है। क्योंकि दुख किस लिए है बेटा? क्योंकि कवि जेल में बंद होने के कारण घर में उदासी छाई हुई है। और कवि का घर जो है सही अर्थों में घर है, क्योंकि घर के सभी लोग एक दूसरे से अपार स्नेह करते हैं। ये सभी भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। कवि के 4 भाई हैं तो 4 बहनें हैं। भाई कवि की भुजाओं के समान है और बहनें प्यार का साक्षात रूप है। अर्थात भाई कवि की शक्ति है तो बहनें प्यार की भांति है, प्यार का दूसरा रूप है, स्वरूप है। पार्ट दूसरे में आज हम पढ़ेंगे और माँ बिन पढ़ी लिखी मेरी, दुख में वह गढ़ी मेरी। अर्थात मेरी माँ जो है वो पढ़ी लिखी नहीं है, अनपढ़ है वो। उसके जीवन दुख में वह गढ़ी मेरी। अर्थात वो जो है मेरी माँ जो है वो दुख में उसका निर्माण हुआ। गढ़ना बनना दुखों में ही वह पली बड़ी है, दुखों में ही उसके जीवन का निर्माण हुआ है। अर्थात उसके जीवन भर उसने दुख भोगे हैं और उसके जीवन का निर्माण भी दुखों से ही हुआ है। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। अर्थात माँ की गोद के बारे में बताया है कि यदि मैं कभी भी दुख में दुखी होता तो माँ की गोद में सिर रखने से, माँ की गोद में सिर रखता था तो मेरे दुखों का अंत हो जाता था, मुझे दुख अनुभव ही नहीं होता था। अर्थात माँ की गोद ममता की गोद होती है बेटा, वहाँ हम बड़े से बड़े दुख को भी भूल जाते हैं। जिस प्रकार से आपने 10th क्लास में पढ़ा था बेटा कि माता का अंचल पाठ में कि भोलानाथ जो है किस प्रकार सांप के डर से गिरता पड़ता पिता की बात को अनसुना करके माँ की गोद में जाकर छुप जाता है। और ये भी पढ़ा था हमने कि जो सुख माँ की गोद में होता है वह दुनिया में अन्यतर कहीं नहीं होता। तो ये दिखाया है कि माँ चाहे बेशक अनपढ़ थी, लेकिन उसका जो जीवन है वो दुखों में पला बड़ा था, दुखों में ही उसके जीवन का निर्माण हुआ था। माँ की जिसकी गोद में सिर, माँ की जिसकी गोद में, वह माँ जिसकी गोद में सिर रखने से ही दुख नहीं फिर। अर्थात जब माँ की गोद में ही हमने अपने सिर को रख लिया तो दुखों की अनुभूति नहीं होती थी। अर्थात
कहने का भाव है कि मेरी माँ आनंद और शांति प्रदान करने वाली है। आगे क्या, माँ की जिसकी स्नेह धारा, माँ के बारे में कहा है जिसकी प्रेम रूपी धारा। ठीक है, मेरी माँ की स्नेह की धारा इतनी व्याप्त है का यहाँ तक भी पसारा, अर्थात वो इतनी व्याप्त है, इतनी फैली हुई है कि वो यहाँ तक भी पहुँच गई है, अर्थात यहाँ तक भी फैली हुई है। इतनी धारा, इतनी तेज धारा है माँ के स्नेह की, प्रेम की, वो इतनी फैली हुई है कि वह यहाँ तक, जेल तक भी पहुँच गई, यहाँ तक भी पसारा, यहाँ तक भी फैली हुई है, वो यहाँ तक भी व्याप्त है। उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र आता, उसको लिखना नहीं आता, अर्थात वो अनपढ़ है। मेरी माँ की स्नेह धारा जो बताया वो इतनी व्यापक है जो जेल तक भी फैली हुई है। और मेरी माँ बिल्कुल अनपढ़ है, उसे लिखना नहीं आता है, लिखना आता नहीं, बिल्कुल अनपढ़ है वो, और उसे पढ़ना लिखना नहीं आता, इसलिए मुझे माँ का पत्र प्राप्त नहीं हो उसका, जो कि उसका पत्र पाता, अर्थात वो पत्र लिखकर मेरा हालचाल जानती, लेकिन उसको पढ़ना लिखना आता ही नहीं है। कहने का मतलब है कि उसकी माँ के जो प्रेम रूपी धारा है बेटा, वो हर जगह फैली हुई है, और कभी को आभास हो रहा है, महसूस हो रहा है कि वो जेल तक भी पहुंच गई है। और आगे बताया कि वो अनपढ़ है, इसलिए तो आज तक उसका पत्र मेरे पास नहीं आया है, क्योंकि उसकी माँ बिल्कुल अनपढ़ है और उसे पढ़ना लिखना नहीं आता है, इसलिए तो उसको पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक अक्षर भी नहीं व्यापा, पिताजी हैं, उसके बारे में बताया है बेटा कि घर में मेरे पिताजी भी हैं, जिनको भले ही वे वृद्धाश्रम को, जिनको बुढ़ापा, पिताजी जिनको बुढ़ापा, अर्थात जो बूढ़े हो चुके हैं, वृद्धाश्रम में पहुंच गए हैं, ठीक है, वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए, वृद्धाश्रम नहीं, वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन उन पर बुढ़ापे का असर आज तक भी नहीं हुआ है, एक अक्षर भी नहीं व्यापा, नहीं फैला हुआ है, उसके ऊपर नहीं आया है, दिखाई नहीं देता है। ठीक है, अर्थात वृद्ध अवस्था जो है बेटा, वो एक पल भी उनके ऊपर दिखाई नहीं देती है, क्योंकि जो अभी भी दौड़ लग जाए तो जो अभी भी खिलखिलाए, अर्थात वे अभी भी दौड़ लगा सकते हैं, खिलखिला सकते हैं। ठीक है, जो अभी तक भी दौड़ लगा सकते हैं, खिलखिला सकते हैं, अर्थात दौड़ सकते हैं और खिलखिलाकर हंस सकते हैं। ये कहा है कि पिताजी जो है बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन एक पल के लिए भी उनके ऊपर हमें बुढ़ापे की परछाई दिखाई नहीं देती, हमें ये नहीं लगता कि वे वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए हैं। बुढ़ापे का असर एक पल के लिए भी दिखाई नहीं दे रहा है। जो अब भी दौड़ लगाए, अर्थात वे जब भी अब भी दौड़ लगाते हैं, जो अभी भी दौड़ लगा सकते हैं और खिलखिला कर हंस सकते हैं। खिलखिलाना का मतलब खुशी से भर जाना। मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके। क्या कहा है कि उनकी जो सुस्ती है वो दर्शाई है ऊपर वाले पद्यांश में, कि दौड़ लगाए तो युवकों की तरह से वो दौड़ लगाते हैं और बच्चों की तरह से वे खिलखिलाते हैं। आगे कहा है मौत के आगे न हिचके। वो क्या कहते हैं, वे मौत के सामने भी नहीं घबराते हैं, हिचकना, घबराना। शेर के आगे न बिचके, और शेर के आगे भी जाने से नहीं डरते, बिचकना डरना। वे शेर के आगे जाने से भी नहीं डरते हैं, मौत के आगे से भी नहीं हिचकते हैं, मौत के आगे, मौत के सामने भी निडर होकर रहते हैं। शेर के आगे भी, शेर आ जाए तो भी उनके सामने से नहीं डरते हैं। बोल में बादल गरजता, अर्थात जब वे बोलते हैं तो बादलों जैसी गर्जना है, उसकी आवाज़ जो है वो बादलों जैसी गर्जना है उसकी आवाज़ में। ठीक है, अर्थात उनकी आवाज़ में जो गर्जना है वो तेज है, बादलों जैसी। और फिर क्या कहा है कि काम में झंझाल रजता, जब वे काम करने लगते हैं तो आंधी तूफान आ जाता है। झंझा होता है तूफान बेटा, ठीक है, कि काम जब वे करने लगते हैं, आंधी और तूफान भी क्या करते हैं, लरजते हैं, अर्थात उन आंधी तूफान के समान वे किसी भी काम में लीन हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से आपने बताया कि किस प्रकार से अपनी माँ के बारे में और पिता के बारे में, आज हमने उनके माता और पिता के बारे में जाना है कि माँ जो है वो बिना पढ़ी लिखी है, उसके जीवन का निर्माण जो है वो किससे हुआ है, दुखों में ही हुआ है। और उनकी माँ की गोद की ममता इतनी फैली हुई है
इतनी ममता भरी गोद है कि उसके अंदर अगर हम सिर रख लेते थे तो दुख का नामो निशान समाप्त हो जाता था। फिर कहा है कि माँ की जो स्नेह धारा है, प्रेम रूपी जो धारा है बेटा, वो इतनी व्यापक है तो जेल तक भी आई हुई है, वो जेल तक भी फैली हुई है। स्नेह धारा, प्रेम रूपी धारा जो होती है बेटा, ठीक है। कई बार हम देखते हैं कि कोई धारा जो बहने लगे और वो दूर तक फैल जाए, तो माँ के स्नेह की धारा, माँ की जो स्नेह प्रेम रूपी जो धारा है, ठीक है, प्रवाह है उसका, वो दूर तक फैला हुआ है। दूर तक का मतलब यहाँ तक भी, यहाँ तक का मतलब जेल में जो बंद है वो, वहाँ तक भी वो फैला हुआ है। उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र आता। कवि कहता है कि मेरी माँ बिल्कुल अनपढ़ है और अनपढ़ है, इसी कारण से वह पत्र नहीं लिख सकती और मुझे आज तक उसका कोई पत्र प्राप्त नहीं हो सका है। और उसके पीछे जो कारण दर्शाया वो था कि उसकी माँ अनपढ़ थी। फिर कहा है पिताजी के बारे में, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा। पिताजी हैं जिनको क्या कहा है कि जो घर में पिताजी हैं वे वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन उन पर बुढ़ापे का असर आज तक भी नहीं हुआ है। एक क्षण भर भी उन पे बुढ़ापा जो है हावी नहीं हुआ है, नहीं छाया है, उसका असर ही नहीं हुआ बुढ़ापे का। जो अभी भी दौड़ लगाए, जो अभी भी खिलखिलाए, वे अभी भी युवकों की तरह दौड़ लगा सकते हैं और अभी भी खिलखिलाए बच्चों की तरह खिलखिलाकर हंस सकते हैं। अर्थात उनमें जो युवकों और बच्चों जैसी चुस्ती फुर्ती और उल्लास भरा हुआ है। मौत के आगे न हिचके, अर्थात मौत के आगे वे मौत को भी सामने पाकर नहीं घबराते हैं। ठीक है, मौत को जब वे सामने पाते हैं तो घबराते नहीं हैं, उसका सामना करते हैं। शेर के आगे न बिचके और शेर के सामने आ जाने पर भी वे नहीं डरते हैं। ठीक है, बोल में बादल गरजता, बादलों जैसी गर्जना है उसके बोल में। ठीक है, उसकी आवाज़ में बादलों सी गर्जना है और वे घर का कामकाज आंधी तूफान के समान करते हैं। अर्थात जब वे काम करना शुरू करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आंधी तूफान आ गया हो। तो इसी प्रकार से दर्शाया कि माता और पिता के बारे में कि घर में माता जो है वो ममता की देवी, जिसके गोद में सिर रखने से भी दुख दूर हो जाते हैं। और पिता के बारे में बताया कि वृद्धावस्था को प्राप्त होने के बाद भी उन्होंने में युवकों जैसी चुस्ती फुर्ती और बच्चों जैसी खिलखिलाहट है और उनके साहस की हिम्मत के बारे में बताया। मौत और शेर से भी वे नहीं घबराते हैं और जब बोलते हैं तो बादलों जैसी गर्जना होती है और काम करना शुरू करते हैं तो मानो कि आंधी तूफान आ जाता हो। तो बेटा इसी प्रकार से ये कविता यहाँ तक पढ़ी, इसके आधार पे प्रश्न नोट करें आप। आपने आगे जो प्रश्न लिखने हैं बेटा, कवि के कितने भाई हैं? कवि के कितने भाई हैं? अगला प्रश्न है, कवि को जेल जाने के बाद अपना घर कैसा लगा था? कवि को जेल जाने के बाद अपना घर कैसा लगा था? अगला प्रश्न है, कवि की माँ का पत्र कवि को क्यों नहीं मिल पाता था? कवि की माँ का पत्र कवि को क्यों नहीं मिल पाता था? कवि के पिता को क्या नहीं व्यापा था? कवि की पिता को क्या नहीं व्यापा था? ये देखना, एक क्षण भी नहीं व्यापा, तो किसके बारे में आया है ये बताना है। कोई भी चीज़ उसको कौन सी चीज़ नहीं सता पा रही थी, दुखी नहीं कर पा रही थी। उसके पिता के बोल कैसे थे? उसके पिता के बोल कैसे थे? अगला प्रश्न है, कवि के पिता के काम की शैली के सामने कौन लज्जित होता था? कवि के पिता के काम की शैली के सामने कौन लज्जित हो जाता था? आगे है, कवि के पिता किसके आगे नहीं झिझकते थे? कवि किसके आगे नहीं झिझकते थे? अगला जो प्रश्न है वो है, अगला जो प्रश्न है बेटा वो है, कवि की आस्था किस विचारधारा में थी? कवि की आस्था किस विचारधारा में थी? और अगला प्रश्न है, कवि का घर किससे भरा हुआ था? कवि का घर
किससे भरा हुआ था। तो ये प्रश्न बेटा आपने रफ कॉपी में लिखने हैं इस यूट्यूब को पढ़ने के बाद, ठीक है, जिसमें ये दर्शाया गया है अपनी माँ और पिता के बारे में। आज जो आपका पार्ट 2 है इसमें, क्योंकि पहले तो पार्ट में आपने पढ़ा था कि बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण उसके सामने घर की तस्वीर झलकती रहती है, और बताया कि उसके घर में 4 भाई और 4 बहनें हैं और सब में इतना प्रेम भाव है कि वो एक दूसरे से कभी अलग होने की भी नहीं सोच सकते थे। और आज जो दूसरे पार्ट में ये दर्शाया है कि माँ जो है वो अनपढ़ है, बिना पढ़ी लिखी है, और दुख में ही उसका जीवन आगे बढ़ा है, ठीक है, और उसके प्रेम रूपी जो धारा है वो इतनी फैली हुई है कि कवि के जेल तक भी पहुंच गई है। और आगे अपने पिता के बारे में जो बताया कि वृद्धावस्था में भी उनके ऊपर जो युवकों जैसी चुस्ती फुर्ती और बच्चों जैसी खिलखिलाहट है, और उनके ऊपर बुढ़ापे का एक पल भी, एक क्षण भी हमें दिखाई नहीं दे रहा है, और मौत के आगे भी वे घबराते नहीं हैं और शेर के सामने जाने से भी नहीं डरते हैं। और आवाज़ में जो गर्जना है वो बादलों के समान है, और जब वे काम करना शुरू करते हैं तो तूफान भी लज्जा जाता है। काम में करते समय आंधी तूफान के समान वे करने लगते हैं, आंधी तूफान भी आ जाता है। तो बेटा ये प्रश्न आपने रफ कॉपी में नोट करने हैं, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कराए थे इस यूट्यूब के माध्यम से। थैंक यू बेटा। ओके।